वेलकम बाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज MBA 4 सेम एम्प्लॉयमेंट लॉ सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 5th में से आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो फैक्ट्रीज एक्ट से है और फैक्ट्री एक्ट का पार्ट सेकंड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने पार्ट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि फैक्ट्री एक्ट्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं, जैसे आपका प्रिलिमिनरी चैप्टर्स है, उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शंस देखा था कि फैक्ट्री क्या होती है, फैक्ट्री की क्या डेफिनेशंस है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हमने देखी थी, वर्कर क्या होते हैं, यंग क्या होते हैं, चाइल्ड क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हमने वहाँ पे देखा था। फैक्ट्री एक्ट को 1948 को लाने के ऑब्जेक्ट्स क्या थे। फिर हमने देखा था सबसे लास्ट में कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ क्या होता है। तो इंस्पेक्टिंग स्टाफ से ही मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जो चैप्टर अपना सेकंड आता है फैक्ट्री एक्ट का, जिसको हम बोलते हैं इंस्पेक्टिंग स्टाफ। जैसा कि नेम से क्लियर है कि जो इंस्पेक्टिंग स्टाफ का काम इंस्पेक्टर करता है, और इंस्पेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है फैक्ट्री एक्ट के अंदर वो कौन करती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्यों करती है, इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम इंक्लूड करते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स के अंदर, जो लेबर को हम कंकरेंट लिस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही क्या है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे हम देखें कि यदि हम एग्जांपल लें राजस्थान का, तो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट जो है, कोई फैक्ट्री राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है, राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो वहाँ पे उस एरिया के अंदर जो पर्सन अपॉइंट होगा एज ए इंस्पेक्टर, वो कौन होगा, वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री हो सकता है, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर हो सकता है, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर हो सकता है, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एवरेज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज़ ए इंस्पेक्टर फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट, कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो एज ए इंस्पेक्टर वर्क करता है। इसके अलावा एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि जिस पर्सन को हम एज ए इंस्पेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसका इंटरेस्ट नहीं हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका फैक्ट्री में इंटरेस्ट नहीं हो, ना तो किसी फैक्ट्री की किसी प्रोसेस में हो, ना ही फैक्ट्री के बिजनेस में हो, ना ही फैक्ट्री के किसी पेटेंट्स में हो, मशीनरी में हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एसोसिएटेड नहीं हो। तो जो पर्सन एज इंस्पेक्टर अपॉइंट होगा, आप समझ गए होंगे, वो इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन तभी दे पाएगा जब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैक्ट्री से एसोसिएटेड नहीं है। फिर हम बात करेंगे कि जब हम किसी पर्सन को एज ए इंस्पेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, उसकी हम रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं, तो हमें उसको राइट्स भी देने होंगे, उसको पावर्स भी देनी होंगी। तो जो सेक्शन 9 है वो बताती है क्या पावर्स हैं इंस्पेक्टर्स को। तो यहाँ पे देखें कि जो इंस्पेक्टर है वो अपने असिस्टेंट्स के साथ, जो भी जिस एरिया के अंदर वो वर्क करता है, जिस गवर्नमेंट के अंदर वो वर्क करता है, लोकल या पब्लिक अथॉरिटी, जिसको ठीक समझता है उस स्पेस को यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। और वहाँ पे वो जो भी फैक्ट्रीज में विजिट करके वो एग्जामिनेशन करता है फैक्ट्री प्रीमाइसेस का, प्लांट मशीनरी का, और यदि उसको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर वगैरह उसको फैक्ट्री से रिलेटेड चाहिए, तो ऑन द स्पॉट वो उस डॉक्यूमेंट्स को मांग भी सकता है, उस कंपनी से मांग भी सकता है, और वो कंपनी उसको मना नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पावर है कि वो इस एक्ट के अंदर जो उसकी ड्यूटी है उसको पूरा करे। वो उस ड्यूटी को तभी पूरा करेगा जब उसको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसको जो भी एविडेंस चाहिए, उसको राइट है उसको लेने का, इंस्पेक्टर को पावर है। फिर हम बात करेंगे किसकी, कि कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि हम तो चाहते हैं कि इंस्पेक्टर को सारी जो है इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिंग एन इंस्पेक्टर, कभी कभी क्या होता है, विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट इंस्पेक्टर इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर कन्फर्ड बाय हिम अंडर दिस हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस द डिमांड बाय द इंस्पेक्टर। कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो इंस्पेक्टर को एट ए टाइम वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करा सकें, तो इस समय उनको जो प्रेस्क्राइब टाइम है वो दिया जाएगा, और यदि प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कराते इंस्पेक्टर को, तो उन पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। जब 1948 की हम बात करें तो 300 पेनल्टी थी, इसके साथ इम्प्रिजमेंट भी था 3 मंथ का, तो दोनों भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ एज ए इंस्पेक्टर को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए ये चीज़ रखी गई है अंडर सेक्शन 95। फिर हम बात करेंगे ड्यूटी ऑफ इंस्पेक्टर क्या होंगी। ड्यूटी ऑफ इंस्पेक्टर की हम बात करें, जब हमने लेक्चर की स्टार्टिंग की थी, हमने कहा था इंस्पेक्टिंग स्टाफ का अपॉइंटमेंट इसीलिए हो रहा है कि जो भी फैक्ट्री के अंदर जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशंस दी हैं, वो चीज़ें कंप्लाई हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं, जो प्रोविज़न्स बनाए गए हैं वो प्रोविज़न फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, उन चीज़ों को चेक करना। तो ये इंस्पेक्टर की ड्यूटी है। ड्यूटी ऑफ द इंस्पेक्टर इज़
इज़ द ड्यूटी ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर टू एनफोर्स द प्रोविज़न ऑफ द फैक्ट्री एक्ट, ये तो हमने पढ़ा ही था। इसके अलावा अदर इंडस्ट्रियल लॉ को भी वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा। फॉर दिस पर्पज़ दे इंस्पेक्ट फैक्ट्रीज पीरियोडिकली, कि वो ये चीज़ें चेक करने के लिए जो फैक्ट्री एक्ट है, जो इंडस्ट्री के लॉ हैं वो फैक्ट्री पर अप्लाई हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, वो इसके लिए वो वेरिफिकेशन भी कर सकता है, वो क्या कर सकता है, विजिट भी कर सकता है फैक्ट्री के अंदर। फिर हम बात करेंगे इंस्पेक्टिंग स्टाफ के अंदर सर्टिफाइंग सर्जन। जैसा कि आपको बताएं कि फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर वर्क कर रहे हैं, एडल्ट वर्क कर रहे हैं, यंग एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे पर्सन्स जो काम कर रहे हैं उनकी फ़िटनेस के लिए, उनकी मेडिकल सिकनेस वगैरह, इस स्थिति में वो इन्फॉर्मेशंस दे, सर्टिफाइड सर्जन उस चीज़ को सर्टिफाइड करे। तो सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 ये प्रोवाइड करती है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर सकती है, सर्टिफाइंग सर्जन को अपॉइंट कर सकती है उस लोकल एरिया में जहाँ पे वो फैक्ट्री सिचुएटेड है, जहाँ वो फैक्ट्री है। और ये जो पर्सन रहेगा, सर्टिफाइंग सर्जन जो पर्सन रहेगा, जैसे हमने इंस्पेक्टर की बात की थी कि उसका फैक्ट्री प्रोसेस में, फैक्ट्री के पेटेंट में, मशीनरी में उसका कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो सर्टिफाइंग सर्जन है वो भी इंस्पेक्टिंग स्टाफ का पार्ट है, तो उसको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है फैक्ट्री से एसोसिएट नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है वो इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले सके। देखो आपने देखा हो कि यदि मैं किसी फैक्ट्री के अंदर एज ए इंस्पेक्टर वर्क कर रहा हूँ, एज ए सर्टिफाइंग सर्जन वर्क कर रहा हूँ, और वो फैक्ट्री मेरे किसी रिलेटिव की है या फिर मैंने फैक्ट्री में पैसा लगा रखा है, तो यदि मैंने फैक्ट्री में पैसा लगा रखा है तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट जो है मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैक्ट्री से एसोसिएटेड हूँ, तो स्टेट गवर्नमेंट को मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सब्जेक्ट टू स्पेसिफाई कंडीशन की मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है फैक्ट्री से एसोसिएटेड हूँ तो मुझे अपॉइंट नहीं करना चाहिए, और मुझे चीज़ स्टेट गवर्नमेंट को पहले ही बता देनी चाहिए, तो इससे इंडिपेंडेंसी रहती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब हम बात करेंगे कि जो सर्टिफाइंग सर्जन है वो हमने उसको अपॉइंट कर दिया इंस्पेक्टिंग स्टाफ के अंदर, तो उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। तो सर्टिफाइंग सर्जन की जो ड्यूटीज़ होंगी अंडर द एक्ट वो ये हैं। पहला क्या है, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन। देखो हम बात करते हैं, जब हम किसी काम के अंदर यंग पर्सन को लगाते हैं, हमने पहले पढ़ा था कि जो 15 साल से बड़ा है, 18 साल का नहीं हुआ है, वो यंग पर्सन है, तो उसको काम पर तभी लगाया जा सकता है जब उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, और सर्टिफिकेट फिटनेस उसके जो गार्जियन है वो ले सकते हैं, एम्प्लॉयर ले सकता है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, जो सर्टिफाइंग सर्जन है वो देखेगा कि जो यंग पर्सन है वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा वो ये भी देखेगा कि जो हजार्डियस डेंजरस फैक्ट्री के अंदर जो ऑक्यूपेशनल प्रोसेस हैं उनका एग्जामिनेशन करेगा, वो चेक करेगा कि कहीं प्रोसेस इतनी डेंजरस तो नहीं है जिससे वर्कर की हेल्थ एडवर्सली इफ़ेक्ट हो। कभी भी आपने देखा होगा कि कुछ फैक्ट्री के अंदर जो प्रोविज़न रहता है गैसेस का, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, जो प्रोविज़न रहता है गैसेस का वो प्रोविज़न नहीं होता। उस प्रोविज़न नहीं होने के कारण, उन गैसेस के प्रोविज़न नहीं होने के कारण, उस परसेंटेज के नहीं होने के कारण वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फैक्ट्री के अंदर इस तरीके की एक्टिविटी हो जाए कोई जो वर्कर की हेल्थ को एडवर्सली इफ़ेक्ट करे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सारी गैसेस का एक फ़िक्स परसेंटेज रहता है, लेकिन वहाँ पे फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं होने चाहिए। मेडिकल सुपरविज़न ऑफ फैक्ट्री इन द केस वेयर सच सुपरविज़न हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड ओविंग टू द डेंजरस नेचर ऑफ द वर्क, कि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो वर्क की नेचर इस तरीके से है तो उसको पहले से ही हम डिफ़ाइन कर दें कि क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी होंगी। जैसे उस वर्क को करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करने के लिए जो स्टाफ होना चाहिए वो ट्रेन होना चाहिए, ठीक है ना। वो सब चीज़ें हम पहले ही देखें, वर्कर की हेल्थ इंजरी नहीं हो, तो उसके लिए पहले से ही हम जो है प्री डिफाइन प्रोसेस को यूज़ में लेंगे, और उसके बेस पर हम क्या करेंगे, वर्कर की हेल्थ को इस तरीके के एक्सीडेंट से हम उसे क्या रखेंगे, दूर करेंगे, और उसकी वर्किंग कंडीशन ऐसी रखेंगे जो सिक्योर हो, सेफ़ हो, ताकि वर्कर क्या कॉन्फिडेंट होकर वर्क कर सके।
ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये देखें कि जो यंग पर्सन जो हैं, जो एम्प्लॉयड हैं किसी वर्क के अंदर, ठीक है ना, उनको इंजरी नहीं हो, उनकी हेल्थ से रिलेटेड इशू नहीं हो, वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस करें। तो ये सब चीज़ें हम इस एक्ट के अंदर देखते हैं। ये सारी रिपोर्टिंग कौन करता है? ये करता है सर्टिफाइंग सर्जन। तो सर्टिफाइंग सर्जन की रिपोर्ट के बेस पर ही आगे की जो इंफॉर्मेशंस चेक की जाएंगी कि उस फैक्ट्री के अंदर जो प्रोविज़न्स थे वो पूरे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। तो हमने इस लेक्चर के अंदर सर्टिफाइंग सर्जन और इंस्पेक्टिंग स्टाफ के अंदर इंस्पेक्टर को पूरा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स।